तो ये बेसिकली हमने इस पे चीजें डिस्कस करनी है इंटरनल कंट्रोल्स में। देखो, इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब ये है कि ऐसी आपने पॉलिसी फॉर्मुलेशन की हुई है, ऐसे आपने चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम इनकॉर्पोरेट किया हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उसका पर्पस क्या है, उसकी वजह क्या है, ताकि जो एरर्स हैं या जो ऐसी फ्रॉड भी कह सकते हैं, फ्रॉड से एक बड़ा एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा, एरर्स एट अ माइनर लेवल, जो बेसिक लेवल पे जॉब के दौरान जो गलतियां या इस किस्म की जो चीजें हैं, इनसे बचा जा सके। इस किस्म की कोई ऐसी मिसअप्रोप्रिएशन इन टर्म्स ऑफ फंड्स तो होती है, इन टर्म्स ऑफ आपकी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज हैं उनमें भी ऐसी कोई चीज ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अकाउंटिंग कंट्रोल्स हैं या अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, तो ऐसा ना हो कि आपने रिकॉर्ड करना था कोई आइटम किसी हेड में, आपने उसको किसी और लेजर में रिकॉर्ड कर लिया है। तो इस किस्म की चीजों को अवॉइड करने के लिए नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल्स हर सेगमेंट में, इट्स नॉट पर्टेन करता है कि स्पेसिफिकली टू द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एज वेल, हर एस्पेक्ट में इंटरनल कंट्रोल्स को बेसिकली एक चेक, एक फिल्टर लगा दिया जाता है, ताकि उसमें ये होता है कि फिर अगर कोई इस किस्म की एम्बिगुअस चीज या एरोनियस कोई ऐसी मिस्टेक आ रही है आपके रिकॉर्ड में, तो आप उसे पहले से ही उधर ही फिल्टर कर लें, इंस्टेड कि वो कोई बड़ा एक ब्लंडर या कोई इस तरह का फेलियर की तरह आपको जाता हुआ सिस्टम नजर आए। जैसे इसकी एक अच्छी एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल्स की आप इंटॉन के केस में देख सकते हैं। तो उसमें भी जब इंटरनल कंट्रोल्स जहाँ पे ब्रीच हुए और जहाँ पे वो एक कहते हैं ना रेड फ्लैग साइंस, उनको इग्नोर किया गया, तो वो जो है अल्टीमेटली जो है कंपनी को इतने बड़े लॉसेस और अल्टीमेटली बैंक्रप्सी की तरफ जाना पड़ा। तो ये इस किस्म की चीजें होती हैं। तो ये बेसिक पर्पस ये होता है कि आप फिल्टर अगर करते जाएं साथ साथ चीजों को, तो एक बड़े फियास्को से बच जाते हैं आप। तो इसलिए ये चेक्स एंड बैलेंसेज एंड हर एंट्री पॉइंट पे या हर ट्रांजैक्शन के उसमें या पॉलिसी मेकिंग इस तरह से की जाती है कि इस किस्म के फ्रॉड से या एरर से बचा जा सके एट अ वेरी इनिशियल लेवल, इंस्टेड के वो कोई एक बड़ी ब्लंडर की सिनेरियो में वो चीज़ आपके सामने आए। आपकी कंपनी के एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स भी हैं, तो वो उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें लाई जा सके। तो इसके लिए बेसिकली ये इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन किया जाता है, ताकि चेक्स एंड बैलेंस का एक प्रॉपर सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन किया जा सके। तो ये बेसिक इसका आइडिया है कि व्हाई इंटरनल कंट्रोल्स, व्हाई वी आर स्टडीइंग इंटरनल कंट्रोल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में किसी कॉर्पोरेशन में इंटरनल कंट्रोल्स की क्या जरूरत है, क्या इसका पर्पस क्या है इसका। तो ये बेसिकली एक पूरा एक सब्जेक्ट सॉर्ट ऑफ है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि किस तरह से आपने इंटरनल कंट्रोल्स या इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस को डेवलप करना है। लेकिन हमने यहाँ पे ये चीज देखनी है कि इसका मतलब इसका पर्पस क्या है और इसका ओवरऑल एक हमने इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, जो आज की जो डिस्कशन मैंने करनी है उसमें। फिर उसमें देखें, एक ये तो बेसिक आइडिया था कि क्या होता क्या है इंटरनल कंट्रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक बेसिकली एक सेफ गार्ड, एक हिफाजती जो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे फिल्टर्स हैं जो लगा दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंटरनल कंट्रोल, ऐसी क्या जरूरत है कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स को, ऐसे प्रोटोकॉल्स को डेवलप करने की जरूरत है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में की बेहतरी के लिए इसमें इसका पर्पस क्या है बेसिकली। सबसे पहले तो चीज मैंने अभी पहले भी ये बताई कि आपकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो सिक्योर हो। देखिए, पूरे का पूरा आपका अकाउंटिंग सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो उसका उसका कोई फायदा नहीं रहता, वो यूजलेस हो जाता है अगर आपने हेड्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया। आपने रेवेन्यू को आपने रिकॉर्ड कर लिया है किसी गलत हेड में, या आपने कैपिटल अकाउंट को रेवेन्यू में इनकॉर्पोरेट कर लिया है और रेवेन्यू एक्सपेंस को आपने कैपिटल एक्सपेंस में कंसीडर कर लिया है, या कंट्रोल अकाउंट किसी और का था, आपने उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस को की एंट्री कर दी है। इस किस्म की चीजें आपका पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब कर देती हैं और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। तो इस किस्म के सिनेरियो में अपने आपकी इनकम एंड एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, चेक्स एंड बैलेंसेस से मेरी क्या मुराद है कि ये मैं लफ्ज बार-बार इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे बैंक की अगर आप एग्जांपल लें, तो आप देखेंगे कि देयर आर ऑलवेज ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम है वहाँ पर। और ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम से मेरी क्या मुराद है कि जैसे अगर एक कैशियर या एक टेलर एक काउंटर पे बंदा बैठा है, तो वो जो एंट्री कर रहा है वो सुपरवाइज होती है उसके मैनेजर के पास जाके। ये बेसिकली एक इंटरनल कंट्रोल का एक एग्जांपल इसे आप कह सकते हैं कि उसका ड्यूअल कंट्रोल का पर्पस क्या है बैंक में इम्प्लीमेंट करने का, कि समटाइम्स वो एंट्रीज कर करके सुबह से शाम तक वो इतने बुखलाए हुए होते हैं जो टेलर्स होते हैं, या समटाइम्स ये भी एक सिनेरियो ना भी हो, वैसे भी समटाइम्स ओवरलुक हो जाती हैं चीजें। तो ड्यूल कंट्रोल से ये होता है कि एक और जब चेक होता है सुपरवाइजर के पास जब चीज जाती है, तो अगर कोई ऐसी चीज जो कि उससे स्किप हुई हो, तो वो उधर हाईलाइट हो जाती है। पकड़ जितने भी आप लेवल्स बनाते जाते हैं, तो उसमें आपकी जो गलती के चांसेस हैं कि जितने भी लेवल्स पे वो चीज जाती है, तो वहां से वो उसमें क्रेडिबिलिटी ऐड होती जाती है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली शेयर होती जाती है। जैसे अगर आपने देखा हो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में समटाइम्स होता है
कि कोई भी अगर लेट्स सपोज कोई नया काम करना है या कोई नई ऐसी एक्टिविटी लॉन्च करनी है, तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से, या फॉर एग्जांपल ये लोनिंग में ज़्यादा होता है कि अगर कोई लोन किसी कस्टमर को देना है तो आपने क्रेडिट एनालिसिस कर लिया, उसके बाद डिफरेंट रिस्क से, कंप्लाइंस से या डिफरेंट डिपार्टमेंट से आप उसको ईमेल करते हैं अप्रूवल के लिए, अपने से सीनियर लेवल को, बिजनेस हेड के लेवल को आप ईमेल करते हैं अप्रूवल के लिए। उसका पर्पस ये होता है, पहली चीज तो इंटरनल कंट्रोल को इंश्योर करना, मतलब ये कि जब डिफरेंट लोगों के पास, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास वो चीज जाती है तो वो उसे अपने पर्सपेक्टिव में उसको इवेल्युएट करते हैं और फिर आपको अपना फीडबैक देते हैं। और दूसरी चीज ये भी होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो जाती है, तो ये भी पर्पज होता है इनका। तो एक चीज हमने ये देखी है, रिकॉर्ड कीपिंग में आपको मदद मिल रही होती है इंटरनल कंट्रोल से। दूसरी चीज ये होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग हो जाती है, आपके लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये चीजें आपकी प्रॉपर रहती है, मतलब इसमें कोई ऐसी मैनिपुलेशन और इस तरह की चीज नहीं आती। तो ये बेसिकली बात है। और फिर एक चीज ये भी इंश्योर करना होता है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे लेवल पे तो शायद ये इतनी चीज बॉदर उनको ना करे, लेकिन अगर एक बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंक्स की ही अगर आप एग्जांपल लें, तो हेड ऑफिस उनका कराची में है और ब्रांचेस पूरे पूरे मुल्क में फैली नहीं है। तो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स उस सिनेरियो में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका निज़ाम, उसको ये इंश्योर करना कि पॉलिसीज के जो एक कंपनी ने बनाई है या जो इशू होती हैं वहाँ से हेड ऑफिस से, या जो एसओपीज बनाए गए हैं, तो ये अगर इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो, ये देयर इज नो गारंटी कि वो फॉलो की जा रही है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक हार्मनी भी मेंटेन रखने के लिए कुछ एसओपीज बना दिए जाते हैं, जिनमें कुछ इंटरनल कंट्रोल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं कि जब भी वो काम होगा तो वो उसी तरह से उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। तो ये बेसिकली आपके इंटरनल कंट्रोल्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपने सारी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है बेसिकली ये आपने देखनी होती है। अब नेक्स्ट में एक चीज है, उसमें ये देखते हैं कि किस किस तरह के ये इंटरनल कंट्रोल्स हो सकते हैं। मतलब आपने अगर एक, मैं जो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ इंटरनल कंट्रोल्स, तो इसको मैं कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं मेक श्योर करूंगी कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स मौजूद हैं, यानी व्हाट आर द टूल्स या इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू मैं ये एक्सरसाइज करूंगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले होता है एक बेसिक कंट्रोल। बेसिक कंट्रोल्स का मतलब ये होता है कि आपने ये इंश्योर करना है कि कंपनी की जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो कंपनी लेन देन करी, ऑब्वियसली हर कंपनी जो भी इनकॉर्पोरेट होती है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, और सबसे प्राइम पर्पस ये होता है कि उसने बिजनेस जनरेट करना है, उसने प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये जो फाइनेंशियल डीलिंग है ये हर बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बेसिक कंट्रोल है वो ये है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, बेसिक कंट्रोल उसका ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी जो कंपनी की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो वैलिड हैं, वो प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, सारे एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, और ऐसे जो जिस अकाउंट में फॉर एग्जांपल उसको क्रेडिट होना चाहिए था या जहां से डेबिट होना चाहिए था वहीं से डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, सही टाइटल ऑफ अकाउंट में आप उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, ये चीजें बेसिकली इसमें आती हैं, बेसिक कंट्रोल में आती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स हर ऑर्गेनाइजेशन ने एंटरटेन करने होते हैं। तो बेसिकली इसमें ये चीजें देखी जाती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात लें, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आप एक चेक की ट्रांजैक्शन लें तो उसमें भी देयर आर सो मेनी हिंचेस कि आप देखते हैं कि साइन वेरीफाई हैं, उस पर स्टैम्प्स प्रॉपर लगी हुई हैं, क्या वो जो है वो अकाउंट पे ही चेक तो नहीं है, जो भी उसके बेसिक पैरामीटर हैं। फिर अगर आप किसी बिलिंग ऑर्गेनाइजेशन में लेंगे वहाँ पे अलग प्रोटोकॉल्स होंगे, लेकिन जो बेयर मिनिमम जो बॉटम लाइन है वो यही है कि क्या वो ट्रांजैक्शन जो भी की जा रही है वो प्रॉपर हैं। इनवॉइस नंबर, अगर लेट्स सपोज किसी बिलिंग कंपनी में आप इनवॉइस ले रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, तो आप उस प्रॉपर इनवॉइस नंबर के बदले दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो इनवॉइस बुक है उसमें से इनवॉइसेस निकल गई हैं या उनमें उनकी नंबरिंग सीक्वेंस में नहीं है। तो ये चीजें बेसिकली इसमें देखी जाती है। ये बहुत बुनियादी लेवल का की चीज है कि फॉर एग्जांपल जैसे जो कंट्रोल्स हैं, डिटेल प्रोसीजर्स हैं जो एसओपीज ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं। जो इनवॉइसेस इशू की जा रही हैं वो प्रॉपर नंबरिंग के साथ की जा रही हैं। क्या कंपनी जो है वो मास्टर अकाउंट मेंटेन करती है जब जब भी कोई डिसबर्समेंट करती है। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मली ये सैलरी अकाउंट में ज्यादा हो रहा होता है, अगर आपने देखें तो जब कंपनी डिसबर्स करती है तो सारे फंड जो है वो नॉर्मली ये बैंक्स में ये प्रोसीजर होता है कि एक कस्टमर अकाउंट से, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है पीटीसीएल, उसने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, तो वो बैंक के पास जब उसका चेक आता है तो वो एक लमसम अमाउंट में आता है। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन का एक चेक उसने बैंक को दे दिया कि ये मेरे अकाउंट एम्प्लॉइज की लिस्ट है, आप इसको इनको क्रेडिट दे दें। तो नॉर्मली बैंक क्या करता है, वो इंटरनल कंट्रोल किस तरह से एक्सरसाइज करता है इस केस में, वो पहले कस्टमर का अकाउंट डेबिट करके किसी एक
जो सस्पेंस अकाउंट है उसमें उसको क्रेडिट कर देता है, उसके बाद उसको वहां से वो डेबिट करके जितने भी कस्टमर्स हैं उनको वो क्रेडिट देता जाता है। तो ये बेसिकली ये बैंक का एक तरीका कार है। सेम गोज विद अदर कंपनीज एज वेल, कि जो उनकी एसओपीज हैं उनको उनका पहले तो ये देखना है कि डिटेल प्रोसीजर मौजूद हो कि उन्होंने किस तरह से अपने जो ड्यूटीज है उनको कंडक्ट करना है। फिर दूसरी चीज ये कि वो जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको क्या फॉलो किया जा रहा है, क्या कंट्रोल अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है यहाँ पर। और इसके अलावा जो स्क्रूटनी है, फॉर एग्जांपल जैसे एक डॉक्यूमेंट है तो उसको वेरीफाई आप करते हैं, उसके साथ का डेफिनेटली कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है तो उनको देखा जाता है, उनको लगाने का क्या तरीका कार है, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है कोई एक ट्रांजैक्शन है, लेट्स सपोज अगर एक टेलर की एक लिमिट है, तो अगर किसी उससे अप लेवल से अपनी बड़ी ट्रांजैक्शन करेगा तो उसके लिए उसको अप्रूवल की जरूरत होगी। तो वो अप्रूवल अगर उसको ईमेल पे आ भी जाता है तो उसको उसने प्रिंट लेके उस वोचर के साथ लगाना है। तो दैट इज अनदर रिक्वायरमेंट कि आपके जो भी इस किस्म के वाउचर्स हैं जहाँ पे आपको नेसेसरी अप्रूवल्स की जरूरत है, वो डॉक्यूमेंट आपने जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ में अटैच करने होते हैं। तो ये इस किस्म की भी चीजें होती हैं जो कि आपने देखनी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि किस कंपनी की बात हो रही है। अभी चूंकि बैंक की मैंने बात की तो इसलिए उसके लिए मैंने ये एग्जांपल आपके सामने रखी। तो ये बेसिक इसकी बातें हैं कि मतलब अल्टीमेटली जो इसका बॉटम लाइन पर्पस ये है कि आपने हर तरह से इस चीज की जो है वो ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी इसकी इतना ऐसी स्क्रूटनी रखनी है कि कोई भी ऐसी मैनिपुलेशन या कोई इस किस्म की एक्टिविटी फ्रॉडुलेंट सॉर्ट नेचर की वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो और स्मूथली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है वो चलते रहे। उसके बाद देखें, एक तो ये हमने बेसिक कंट्रोल्स की बात की। दूसरी जो तरीका कार है कंट्रोल एक्सरसाइज करने का या ऑर्गेनाइजेशन में, वो है सुपरवाइजरी कंट्रोल। सुपरवाइजरी कंट्रोल में जैसे मैंने अभी बैंक की ही एग्जांपल दी, उसमें ये होता है कि आपका जो मेन जो फ्रंट लाइन पे जो बंदा है जो कि लेन देन कर रहा है ट्रांजेक्शन, उसके पीछे कोई सुपरवाइजर है जो उससे सुपरवाइज कर रहा है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। इसका पर्पज ये है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि जो बेसिक कंट्रोल्स हैं वो ठीक से एक्सरसाइज हो रहे हैं। तो बेसिक कंट्रोल में तो एक्चुअल बंदा ऑन द फ्रंट एंड है, फ्रंट लाइन पे जो कि डील कर रहा है, लेकिन जो सुपरवाइजरी कंट्रोल है वो बेसिकली बेसिक कंट्रोल एक्सरसाइज करने वाले को या उसको सुपरवाइज करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाता है। इसमें नॉर्मली अगर कोई बंदा ऐसा है जो सुपरवाइजरी कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है या सुपरवाइजर है उसके तौर पे काम कर रहा है, तो फिर उसकी ये उससे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर ऑथराइजेशन करे, जब वो अप्रूवल दे तो सारी चीजों को नजर में रख के और सब स्क्रूटनी प्रॉपर करके दे, जो बेसिक जो कंट्रोल्स हैं उनको देखे कि वो प्रॉपर्ली एक्सरसाइज हो रहे हैं। और इसके अलावा जब भी कोई इस किस्म की डिसबर्समेंट या कोई इस किस्म की एक्टिविटी फाइनेंशियल आए तो उसको पहले से उसकी स्क्रूटनी वो प्रॉपर मेंटेन रखे। इसका फायदा ये होता है कि अगर एक चीज सुपरवाइजरी लेवल पे ही आपने पकड़ ली है कोई गलती, तो वो बचत हो जाती है कि जब इंटरनल ऑडिट आए या एक्सटर्नल ऑडिट आए तो वो फिर बैड रेपुटेशन से या बैड उस पे परफॉर्मेंस के जो स्टिग्मा से बच जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक तो ये वजह भी होती है, मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल को ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करें। एक वजह ये भी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बैंक्स वगैरह, इनमें तो कंपलसरी होता है कि दे मस्ट बी सुपरवाइजरी कंट्रोल्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में समटाइम्स ये चीज नहीं भी होती। इसकी एक वजह उनका बजट भी हो सकता है, लेकिन बेसिक सी चीज ये है कि ये जहाँ पे स्केल चीजों का ज्यादा आ जाता है तो ये मैंडेटरी है कि आप सुपरवाइजरी कंट्रोल भी रखें ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कॉन्ट्ररी है विद रिस्पेक्ट टू द स्केल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्केल बढ़ा है तो वहाँ पे इसकी जरूरत और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फिर तीसरी जो चीज ये है, इसमें तो आप देखें, अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि बेसिक कंट्रोल्स में भी एक स्पेसिफिकली एक कोई बंदा है या कोई ऐसा फ्रंट लाइन एम्प्लॉई है जो कि मेंटेन कर रहा है और उससे ये चीजें एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो ये सारी चीजों का ध्यान रखेगा। सुपरवाइजरी कंट्रोल की बात की जाए, उसमें भी कोई सुपरवाइजर लेवल का एम्प्लॉई है जो कि ये सारी चीजें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि उसने ये काम करने हैं अगर वो सुपरवाइजरी कंट्रोल्स को देख रहा है या उसकी ड्यूटी है एज अ पार्ट ऑफ जॉब वो देख रहा है। फिर एक तीसरी चीज होती है इसमें, उसको बोलते हैं इंटरनल चेक्स। इंटरनल चेक्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने ड्यूटीज को सेग्रीगेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट का, फॉर एग्जांपल जो कैश डिपार्टमेंट है उसका अपना काम है, तो उसमें आपने ऐसे एसओपीज को डिवाइस किया हुआ है कि उसको पता है कि लेट्स सपोज कि अगर मैं आज इस सीट बैठा हूँ तो मैं कल मेरी जगह यहाँ पे कोई और आके भी बैठ सकता है। अब उसको अगर ये इस चीज का अंदाजा है कि मतलब मेरी जो रिप्लेसमेंट हो सकती है या जॉब रोटेशन हो सकती है, तो उसमें फिर वो ये जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं उसके चांसेस हम हो सकते हैं। आपने शायद ये चीज सुनी हो कि कंपनीज या बैंक्स या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये एम्प्लॉय को एनुअल लीव पे भेजती हैं।
तो एनुअल लीव में भेजने का पर्पस बेसिकली ये होता है कि वो और ये इनकरेज किया जाता है और रेगुलेटर्स की तरफ से भी, उसका पर्पस ये होता है कि उस सीट पे जिस पे वो काम कर रहा है, अगर उसकी 1 साल से रोटेशन नहीं हुई है और वो थ्रू आउट उसका रिस्पॉन्सिबल है 1 ईयर, तो 15 दिन में उसकी जगह जब कोई और बैठेगा काम करेगा, तो अगर तो उसी तरह स्मूथली वो फंक्शनिंग होती रहती है जिस तरह वो करके गया है, तो फिर तो इसका मतलब है कि ठीक काम है, एक तरह से डबल चेक भी हो जाता है। और अदरवाइज अगर कोई बीच में हिंच है या कोई इस किस्म की मैनिपुलेशन या कोई फ्रॉडुलेंट एस्पेक्ट इसमें मौजूद है, तो वो भी हाईलाइट हो जाता है उनकी उसकी एब्सेंस में। तो ये बेसिक बात होती है। इंटरनल चेक्स में ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो एक बंदा है वो सारी की सारी ट्रांज़ैक्शन को मतलब उसी में पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ ना हो। फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड उसे सारी की सारी ट्रांज़ैक्शन को उसे वही हैंडल ना करे। उसके डिफरेंट उसको डिवाइड कर दिया जाता है विद इन अ डिपार्टमेंट। ये इसमें बेसिक बात है। हर एक की लिमिट्स डिवाइस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कैशियर है तो उसकी लिमिट है 1.5 लाख तक के चेक को कैश करने की। उससे ऊपर बॉम है, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर है तो उसकी लिमिट है हो सकता है 10 लाख की हो। उससे ऊपर फिर एरिया मैनेजर है, तो ये बेसिकली इंटरनल चेक्स हैं कि हर लेवल पे आपने चेक लगाया कि एक एम्प्लॉयी लेवल है, फिर उसकी लिमिट ब्रीच होती है, उससे ऊपर वाला लेवल है, फिर उसके ऊपर एरिया मैनेजर, फिर उसके ऊपर कंट्री मैनेजर है। तो ये जो सेग्रीगेशन है ना बेसिकली आपकी जॉब्स की, उसको बोलते हैं कि ये इंटरनल चेक्स हैं। इसका पर्पस ये है कि अगर आप कैशियर को ही दे देंगे 10 लाख का एक्सेस, तो इसका मतलब ये है कि देयर आर चांसेस कि वहां पर फ्रॉड होने के या उसमें समटाइम्स अगर गलती होगी तो वो बहुत ही बड़े उस पे लेवल पे हो जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इंटरनल चेक्स को बनाया जाता है। ये इंटरनल चेक्स डिफरेंट होते हैं। एक जो मैंने अभी ये बात बताई कि डिफरेंट लेवल्स क्रिएट कर दिए गए, ये एक तरीका कार है। फिर उसको एनुअली भेजना ये दूसरा तरीका कार है। उसकी रोटेशन कर देना ये तीसरा इंटरनल चेक है। तो इससे ऑटोमेटिकली कोई भी अगर फ्रॉड किसी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है तो ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है। या कोई इस किस्म की समटाइम्स ये जरूरी नहीं होता कि एक एम्प्लॉय है तो फ्रॉड ही करेगा। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कोई गलती भी हो जाती है, गलती से भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, तो वो चीजें सामने आ जाती हैं। तो ये इसमें बात है। तो इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंटरनल ऑडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। 2 चीजें होती हैं, आपको इस चीज का तो अंदाजा होगा, और इंटरनल ऑडिट होता है और एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। अब ये हमने ये नहीं देखना इसमें, इस जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें मैंने ये नहीं देखना कि करते कैसे हैं और इसको मतलब इसमें इसके अंदर होता क्या क्या है। हमने इसमें ये देखना है कि एज अ शेयर होल्डर, एज अ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या एज अ मैनेजमेंट आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स को आपने स्ट्रेंथन करना है। उसकी वजह ये है कि ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने कंटिन्यूस मोमेंटम के साथ और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाए। इंटरनल कंट्रोल्स का हमें पता चल गया, हमें ये भी आइडिया है कि अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स को मजबूत बनाना है या स्ट्रॉन्ग करना है उनको, तो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आई विल सजेस्ट कि ये बेसिक कंट्रोल्स तो मौजूद हैं, लेकिन सुपरवाइजरी कंट्रोल्स को मजीद स्ट्रेंथन किया जाए। इंटरनल चेक्स को किस किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं, ये दिस इज द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो कि बोर्ड लेवल पे मैं करूंगी अगर मैं बोर्ड का मेंबर हूँ। ये चीजें हमने देखनी, हमें इन चीजों को पता ये करना। हमने हो सकता है आप एज अ सुपरवाइजर काम ना करें हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन एज अ मैनेजमेंट, एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एज अ शेयर होल्डर्स, ये आपके कंसर्न्स हैं बेसिकली, इसलिए हम इस चीज को डिस्कस करें। अब इंटरनल ऑडिट होता कैसे है और एक्सटर्नल ऑडिट होता कैसे है, हमें ये इस चीज से कंसर्न नहीं है एज लॉन्ग एज दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न। हमने ये देखना है कि इंटरनल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका पर्पस क्या है? फॉर द सेक ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए इंटरनल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल ऑडिट जब हमने मतलब होता क्या है कि उसमें एक डिपार्टमेंट है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट के तौर पे काम करते हैं, और वो हाउस ऑडिटर्स होते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू आउट द ईयर आपके साथ रहते हैं और चीज़ों को मतलब डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हो सकती हैं, लेकिन उनका काम ये होता है कि वो ऑडिट कंडक्ट करते हैं, रेगुलर एग्जामिनेशन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो जो उनको ऐसी चीज़ें, क्योंकि सॉफ्टवेयर मौजूद है तो जहाँ पे कोई रेड फ्लैग एरिया या इस तरह की चीज़ उन्हें नजर आती है तो वो उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं। समटाइम्स जो है फ्रिक्वेंसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होती है कि वो 6 मंथ या क्वार्टरली या एनुअली भी कि उन्होंने डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करना होता है किसी डिपार्टमेंट का या ओवरऑल कंपनी का, तो वो भी वो करे होते हैं। इससे ये होता है कि एक इंटरनल चेक आपका सुपरवाइजर लेवल पे लग गया कि सुपरवाइजर ने ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया और उसने देख लिया कि इसमें कोई ऐसी सारे अप्रूवल्स इसमें अटैच्ड हैं, सारी इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, तो उसने उसको ऑथराइज कर दिया, वहां पे उसकी बात खत्म होगी। उसके बाद जब इंटरनल ऑडिटर आएगा तो वो जब चीज चेक करेगा, दैट इज ऑल्सो अनदर इंटरनल चेक। तो वो जब चेक करेगा, अगर उसको उसमें कोई अप्रूवल मिसिंग लगता है, कोई स्टैम्प मिसिंग लगती है, कोई गलती उसको नजर आती है, तो वो उधर हाईलाइट कर लेगा और वो रेक्टिफाई हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि एक्सटर्नल ऑडिट जो कि रिक्वायरमेंट होती है रेगुलेटर की, आइदर वो बैंक हो या फिर वो एससीसीपी से रेगुलेटर हो, ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने एक्सटर्नल ऑडिट कराना है। उसकी वजह ये होती है कि जो रेगुलेटर्स होते हैं उनका बेसिक एम ये होता है कि उन्होंने प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर्स को और स्टेक होल्डर्स को।
अब स्टेक होल्डर्स की अगर बात की जाए, जैसे मैं हूँ स्टेक होल्डर, तो मुझे नहीं पता कि अगर एक कंपनी में या हास्कोल में या एक ही बीएल में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर के क्या मैनेजमेंट अफेयर्स हैं या उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या कंपनी के इंटरनल मामला क्या है। मुझे उसकी जो इन्फॉर्मेशन पता चल रही है या जिसकी बेसिस से मैंने डिसीजन किया है वो उसकी एनुअल रिपोर्ट है। उसकी एनुअल रिपोर्ट को मैंने स्टडी किया और मैंने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी और मैंने एनालिसिस किया कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी ठीक है, कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस भी ठीक है। चलें जी, अब इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, अपने पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट जो है वो मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ। तो जब मैंने इन्वेस्ट किया, तो अगर उसने अपनी स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया हुआ है या उसने कॉस्मेटिक चेंजेस की हुई हैं या उसने मिस इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इसमें तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये एक्सटर्नल ऑडिट को इसलिए मैंडेटरी कहते हैं, एसएससी ने करार दिया हुआ है कि जब एक्सटर्नल ऑडिट आता है और कंपनी को ऑडिट करता है, तो उसमें वो फिर ये अपना फ्रंट पे अगर आप किसी भी एनुअल रिपोर्ट को देखें तो आपको एक्सटर्नल ऑडिटर का लेटर नजर आएगा। वो इस बात की गारंटी होती है कि मेरे लिए ये तसल्ली का बायस है कि इस कंपनी को ऑडिट जो है वो किया गया है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने इसकी गारंटी दी है। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर भी मिल जाए तो फिर वो एनरॉन जैसे हो जाते हैं, वर्ल्ड कॉम जैसे फेलियर्स हो जाते हैं। लेकिन वैसे जनरल गुड फेथ में अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल ऑडिटर का पर्पस जो है वो ऑडिट करने का वो यही है। एक तो कंपल्शन है बाय द एससीसीपी, और एससीसीपी ने क्यों इसको कंपल्शन करार दिया है, ताकि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो ये बेसिक चीजें बात है। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल जो ऑडिट है वो होता है, कंडक्ट किया जाता है। इसका भी पर्पज ये है कि इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन किया जाए। इसके लिए फिर आपने जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर देखा जाए तो पॉलिसी मेकिंग होती है। पॉलिसी मेकिंग में फिर वो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं कि व्हाट आर अब ये देखो डिफरेंट चीजें हमने स्टडी की। मैंने आपको पहले तो उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज कराने की कोशिश की कि इंटरनल कंट्रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब इस चीज को एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप रियलाइज करते हैं, तो फिर आप ये देखते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन की क्या नेचर है, इसमें किस किस्म के कंट्रोल्स को मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, होने चाहिए, किस क्या जरूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। फिर उस लेवल के मुताबिक आप या तो समटाइम्स इंटरनल चेक्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, या सुपरवाइजरी कंट्रोल या जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से उसको स्ट्रेंथन किया जाता है इंटरनल कंट्रोल्स को। तो ये बेसिक जो बात थी रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स थी। एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है मैंने, जो इंटरनल कंट्रोल्स के लिए आपके सब्जेक्ट के लिहाज से ये जरूरी है, वो है विसल ब्लोइंग का। विसल ब्लोइंग का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी की बात लें, अब यूनिवर्सिटी में अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस होती नजर आ रही है मुझे जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ है, और मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, मुझे खुद मतलब ये इस चीज का एहसास होता है कि ये गलत हो रहा है और ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये रॉन्ग डूइंग है, ये गलत चीज है, मुझ पर किसी ने ऑब्लिगेशन नहीं लगाई या मुझे किसी ने गन पॉइंट में नहीं कहा कि मैं जाके गवाही दूं किसी के बारे में, लेकिन मुझे खुद से ये एहसास होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में ये चीज गलत हो रही है। लेकिन अगर मैंने अपेरेंटली सबके सामने बात की तो ऑब्वियसली वो मेरे पीछे लग जाएंगे और मुझे ही नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे परेशान करेंगे। तो इसलिए समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसा एक मैकेनिज्म डिवाइस किया होता है कि एनोनिमसली अगर कोई बंदा या कोई एम्प्लॉय कोई ऐसी चीज देखता है जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो वो फिर उसको हाईलाइट कर देता है। वो अपनी जो ऑब्जर्वेशन है या जो अपनी ओपिनियन है उससे रिलेटेड वो कम्युनिकेट कर देता है, यानी कि उनको अलार्म कर देता है कि ये एक इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। तो फिर मैनेजमेंट जो है वो उस पर खुद एक्शन ले लेती है। ये इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि नॉन ऑब्लिगेटरी है लेकिन डेलिब्रेट है, मतलब डेलिब्रेशन मैं सोच समझ के खुद से इस चीज का इनिशिएट लेती हूँ कि मैंने मैनेजमेंट को ये चीज बतानी है, लेकिन एनोनिमसली बतानी है, और ये डिस्क्लोज करना है ऐसी चीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। और उस मतलब और ऐसी चीज नहीं कि बिल्कुल जैसे हवाई बात हो, मुझे उस चीज से मैं या तो मैंने उसको विटनेस किया हो, इसलिए हम डिफरेंट देखते हैं सिचुएशंस कि विसल ब्लोअर्स किस किस तरह के हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन में मैं आपको बताती हूँ। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें ना, अब ये जो क्लासिफिकेशन में करने लगी हूँ, अब ये तो चीज समझ में आ गई ना कि विसल ब्लो क्या कॉन्सेप्ट क्या है। अब जो जो बंदा विसल ब्लो करता है वो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे एक सिचुएशन है टिपस्टर की। इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक बंदा है वो एनोनिमसली, यानी कि उसका नाम नहीं डिस्क्लोज होता, और वो सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देता है। अब वो डायरेक्टली तो जाके इन्फॉर्म नहीं करता, वो क्या करता है कि वो ईमेल के थ्रू, नॉर्मली यही प्रोसीजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्वियसली अगर आपने खुद जाके बता दिया तो फिर तो डिस्क्लोज हो जाता है, लेकिन आप एनोनिमसली मेल के थ्रू या जो भी मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने डिवाइस किया हुआ है, आप वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या एज अ टिप कोई एक छोटी सी बात जो आपको लगती है या आपको पता चलती है, तो आप उसको मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देते हैं। इसको बोलते हैं कोई ऐसी रॉन्ग डूइंग जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हो, ऐसे विसल ब्लोअर को बोलते हैं टिपस्टर। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है स्क्वीलर का। ये वो बंदा होता है जिसको डायरेक्ट नॉलेज होती है। फॉर एग्जांपल
ये फॉर एग्जांपल अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या जिस डिपार्टमेंट में मैं बैठी हुई हूँ, वहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ होती है और मैंने उसको, मुझे पता है, उसका डायरेक्ट नॉलेज है उसके बारे में, तो इसका मतलब ये है कि मैं स्क्रीनर हूँ। ये भी एक क्लासिफिकेशन है अबाउट द विसल ब्लोअर। ये इस तरह के भी होते हैं कि जो ये देखा जाता है ना, कैटेगराइज किया जाता है कि इसकी जो इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी है, जो वर्थ है, वो किस तरह की है। तो ये इन चीज़ों से इसको क्लासिफाई किया जाता है कि क्या ये टिपस्टर है, स्क्वीलर है, या ये विटनेस है। विटनेस से मुराद इसके पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि इसने, मतलब ये फॉर्मली अंडर ओथ इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर सकते हैं। जो भी इसके पास इन्फॉर्मेशन है, ये अंडर ओथ उसको बता सकता है अगर इसको अप्रोच किया जाए। तो ये विटनेस वो होता है। नॉर्मली आपने ये विटनेस कोर्ट्स में भी देखे होंगे। तो ये इसमें ये सेग्रीगेशन नहीं है, लेकिन विटनेस ब्लोइंग में तो नॉर्मली ये होता है कि एनोनिमसली ये मोस्ट केसेस में हो रहा होता है। विटनेस को अगर हम सेग्रीगेट करें तो वो ये होता है कि वो अंडर ओथ भी अपनी जो भी उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, अगर तो वो कर सकता है। तो वो अगर उस कैटेगरी में आएगा, विजिबिलिटी में आएगा, तो फिर वो विटनेस हो जाएगा। अगर वो एनोनिमसली ही काम करेगा तो फिर वो टिपस्टर हो सकता है, स्क्वीलर हो सकता है, और कंप्लेनेंट भी हो सकता है। कंप्लेनेंट कौन होता है? अ पर्सन हु इज अग्रीव्ड, ठीक है, बाय इंसिडेंट, यानी कि अगर कोई ऐसी रॉन्ग डूइंग हो रही है। अब उस पहले केस में, टिपस्टर स्क्वीलर के केस में, तो कोई ऐसी रॉन्ग डूइंग मैंने देखी और वो उसका मुझे ये इस चीज की का एहसास है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है या रॉन्ग डूइंग हो रही है। लेकिन अगर कंप्लेनेंट कहा जाए तो ये इस किस्म का अगर बंदा है जो कि इन्फॉर्म करे ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये वो बंदा होगा जिसको डायरेक्टली उस इंसिडेंट से या उस एक्टिविटी से नुकसान पहुंच रहा होगा। तो ये कंप्लेनेंट की एग्जाम्पल में आएगा। फिर एक होता है इसमें एक डिफरेंट, इसमें मिससीव मेकर। फॉर एग्जांपल मिससीव मेकर, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो बंदा होता है जो रॉन्ग डूइंग को जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता अपनी बात को साबित करने के लिए। ये इसको बोलते हैं मिससीव। उसके बाद होता है वॉच डॉग्स। क्लासिफिकेशन है विसल ब्लोअर्स की, ये भी होता है। इनका काम ही ये होता है, ये ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जो कि कलेक्टिवली मिलकर, इनका काम ही होता है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कोई, जो जहाँ पे भी कोई गलत ऐसी एक्टिविटी हो रही है या जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये ग्रुप का काम ही ये होता है कि वो उसको हाईलाइट करते हैं और उसको इन्फॉर्म करते हैं। फिर इसके अलावा जो रिपोर्टर का एक कॉन्सेप्ट है। रिपोर्टर को तो आप जानते हैं कि ये इस किस्म के जो लोग होते हैं वो विजिबली, मतलब जैसे जैसे न्यूज रिपोर्टर भी होते हैं, तो उनका इस किस्म के जो रिपोर्टर होते हैं उनका काम ही होता है कि जहाँ पे भी कोई ऐसी रॉन्ग डूइंग हो रही है, उनका प्रोफेशन होता है बेसिकली ये, कि वो इस किस्म की जो रॉन्ग डूइंग्स हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सिनेरियोज में, उसको वो हाईलाइट करें। तो ये बेसिकली डिफरेंट हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं कि विसल ब्लोअर जो है उनको डिफरेंट कैटेगरीज में आप कह सकते हैं। कुछ देखो तो बहुत इंटेंसिटी है उनमें, फॉर एग्जांपल जैसे स्क्वीलर है या जैसे कंप्लेनेंट है। ये दे आर मोर, मतलब इनमें जो इंटेंसिटी है लेवल उसका वो ज्यादा है। टिपस्टर में देखा जाए तो उसमें फिर वेरिफिकेशन की फर्दर जरूरत पड़ जाती है। मिससीव मेकर में भी आपको एक्शन लेने से पहले ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू वेरीफाई। फिर लेकिन जो ये विटनेस हैं और जो रिपोर्टर हैं और वॉच डॉग्स हैं, इनका अलग सिनेरियो है। ये दे एक्ट एज अ प्रोफेशन के तौर पे, या विटनेस भी अगर देखा जाए तो अंडर ओथ या और विजिबिलिटी भी उसमें आ जाती है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनको आपको पता होना चाहिए जब आप विसल ब्लोइंग की बात करें, क्योंकि हर विसल ब्लोअर सेम लेवल का नहीं होता। डिफरेंटली आप उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए और इसका कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो फिर हमें इस चीज का पता चलता है ना कि देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये विसल ब्लोइंग। अगर ऐसी कोई, अगर लेट्स सपोज मैं स्टडी जब मैं कर रही थी तो मैंने देखा कि एनरॉन के केस में भी अगर विसल ब्लोअर्स को उन्होंने कहते हैं, उन्होंने अगर सुन लिया होता और उस पर उन्होंने मैनेजमेंट ने एक्शन ले लिया होता, तो एनरॉन बैकअप ना होती और जो इतना इतना नुकसान हुआ है और उसको, और वो कंपनी लॉस में गई, तो वो ना हो रहा होता उसको। और मोस्टली जो फियास्कोज हैं, जो फेलियर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें यही चीज होती है। अगर वो विसल ब्लोइंग को सीरियसली लें और उस पर प्रॉपर उन्होंने मैकेनिज्म ड्रॉ किया हो, तो वहीं पे ये भी एक बेसिकली इंटरनल चेक है ना, इंटरनल कंट्रोल का एक मैयर है कि अगर विसल ब्लोइंग को भी सीरियसली लिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़े किसी फेलियर से बच सकती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है in terms of maintaining and exercising internal controls and preventing an organization from any big sort of failure। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो इसमें ये चीज है कि देखें, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने विसल ब्लोइंग सिस्टम इनकॉर्पोरेट करना है तो वो फिर क्लियर होना चाहिए। बिकॉज देखें यहाँ पर अगर मैं विसल ब्लो करती हूँ और मेरी बात जो है, मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रहती और मेरा नाम डिस्क्लोज हो जाता है, तो ऑब्वियसली जिसके बारे में मैंने बात की है वो तो मुझे नहीं छोड़ेंगे फिर उसके बाद, मतलब मेरी जो सिक्योरिटी है वो फिर स्टेक पे आ जाएगी।
तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइज़ेशन जब भी विसल ब्लोइंग का सिस्टम डेवलप करे, तो पहले तो ये क्लियर हो कि वो चाहते क्या हैं, उनकी इंटीग्रिटी पॉलिसी क्या होगी? क्या वो लीनिएंट है? यानी कि अगर कोई इस किस्म की सिनेरियो होता है ऑर्गेनाइज़ेशन में, तो वो एक्सक्यूज़ करने के उसमें है, या उसको वो टर्मिनेशन की तरफ जाएँगे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो पूरा एक एसओपी डिवाइस करें, कि लेट्स सपोज़ अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है ऑर्गेनाइज़ेशन में होती हुई, तो मैं क्या करूँगी? क्या मैं ईमेल करूँगी, या मैं किसी डेज़िग्नेटेड एम्प्लॉयी को जाके बताऊँगी? क्या तरीकाकार होगा? फिर फाइनली उसकी क्या सज़ा होगी? लेट्स सपोज़ अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है, तो हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट दैट एम्प्लॉयी जो कि रॉन्ग डूइंग कर रहा है, और आप किसी तरह प्रोटेक्ट करेंगे उसको जिसने विसल ब्लो किया है। ये सारी की सारी जो जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इन चीज़ों को आपको एज़ अ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव और एज़ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो डायरेक्टर के तौर पे और एज़ अ शेयर होल्डर यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू आर स्टडीइंग द सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ तक कोई चीज़ जो मुश्किल हो, जो समझ में ना आई हो, या कोई ऐसी कोई एडिशन, कोई बात करनी हो, तो यू आर वेलकम। आप कहीं यहाँ तक मैंने चीज़ डिस्कस करनी थी, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। दिस वाज द थिंग। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं एक सवाल पूछ